पीसीओएस के बारे में आजकल कौन नहीं जानता। इट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। नाम से जैसे हम डिफ़ाइन कर पा रहे हैं कि बहुत सारी सिस्ट होंगी ओवरी में, बट ऐसा नहीं होता है। दीज आर नॉट सिस्ट, दीज आर फॉलिकल्स, जो कि अरेंज्ड होते हैं पेरिफेरली ओवरी के अंदर इन अ चेन ऑफ पर्ल अपीयरेंस। जैसे कि एक ओवरी है, इसमें छोटे छोटे मोती जैसे लगेंगे कि फॉलिकल्स हैं, और ये मल्टीपल स्मॉल इन शेप होते हैं। तो ये पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। दीज आर नॉट सिस्ट। सिंड्रोम इसलिए बोला गया है बिकॉज दीज प्रेजेंट्स एज अ सेट ऑफ सिम्टम्स जो जिसका कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हम उन सब सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं जिसकी वजह से हम उसको सिंड्रोम पीसीओएस बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है। तो उसके अंदर सबसे पहले इरेगुलर मिस्ड पीरियड्स होंगे। मेल पैटर्न में बार्डनेस शुरू हो जाएगी, हेयर थिन होने लग जाएंगे, हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फटीग, एक्ने, मूड चेंजेस होने लगेंगे। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स में इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है एंड एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लग जाता है, हिर्सुटिज्म भी बोलते हैं। वेट चेंजेस होने लग जाते हैं, जर्नली वेट गेन होता है और ओवरी में सिस्ट देखने को मिलती हैं स्कैन पे। लो सेक्सुअल ड्राइव होती है। तो दीज आर क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे और पीसीओएस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमें पता है कि एक हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। तो हार्मोन के बारे में जान लेते हैं। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी जीएनआरएच स्टिमुलेशन होती है, उसकी वजह से पिट्यूटरी विल रिलीज एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो इसकी वजह से एफएसएच की वजह से फॉलिकल ग्रो करते हैं और एलएच की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। मेन बात यहाँ पे ये है कि एक फॉलिकल है जो डोमिनेंट फॉलिकल है, वो ओव्यूलेशन कर रहा है, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। ठीक है, देन एलएच विल एक्ट। एफएसएच ने फॉलिकल बनाया, डोमिनेंट फॉलिकल से एस्ट्रोजन आया, प्रोलिफरेशन हुई एंडोमेट्रियम की, और कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन बना, प्रोजेस्टेरोन रिलीज हुआ, देन सिक्रीटरी एंडोमेट्रियम बनी। पीसीओएस में हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज़ हो रहा है, पिट्यूटरी की तरफ आ रहा है, एफएसएच एलएच भी रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन जो फॉलिकल्स हैं वो मल्टीपल हैं। उनमें से कोई एक डोमिनेंट फॉलिकल नहीं है जो ग्रो कर जाए। ठीक है, तो वो ग्रो नहीं कर रहा है साइज़ में, वो साइज़ में 2 to 6 mm ही रह जाते हैं और मल्टीपल होते हैं। ये जो मल्टीपल फॉलिकल्स होते हैं वो लिटिल एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते जाते हैं, बिकॉज फॉलिकल का काम है एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना, और ये ऐड ऑन होके एस्ट्रोजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से एलएच ज़्यादा स्टिमुलेट होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या था कि वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाए, मतलब ओव्यूलेशन हो। एलएच सर्ज की वजह से ओव्यूलेशन होती है। यहाँ पे क्या है कि फॉलिकल ग्रो ही नहीं किया, तो वो रप्चर कैसे होगा। तो एलएच तो बढ़ा रहता है लेकिन फॉलिकल रप्चर ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि फॉलिकल स्मॉल है साइज़ में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एनोव्यूलेशन हो रहा है, इनफर्टिलिटी हो रही है, और कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं बन रहा, तो कोई प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज़ नहीं होगा। ठीक है, जब प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होते हैं नॉर्मल पीरियड्स में और उनका धीरे धीरे विद टाइम जैसे वो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना शुरू होता है, प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल होती है, तब पीरियड्स होते हैं। लेकिन पीसीओएस में तो ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन तो रिलीज़ ही नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम तो बना ही नहीं, तो फिर पीरियड्स कैसे होंगे। पीरियड्स होते हैं तब जब, क्योंकि प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है एंडोमेट्रियम की, अब इसी वजह से लेट पीरियड्स होते हैं। और वो भी किस कारण होते हैं कि एंडोमेट्रियम इतनी बड़ी हो गई है कि उसके ऊपर वाली जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसमें इस्कीमिया होना शुरू हो गया, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, एंड इस्कीमिया की वजह से वो शेड होना शुरू हो जाएगी, उसकी वजह से पीरियड्स होंगे। देयर इज़ नो रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हियर। ठीक है, तो ये पीसीओएस की कहानी है। अब ये जो परसिस्टेंट हाई एलएच है, ये एक और काम करता है कि ये ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं उनके बीच में स्ट्रोमा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके ये थीका सेल्स को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस एंड्रोजन्स, और एंड्रोजन से रिस्पॉन्सिबल है हिर्सुटिज्म के लिए। अब वो टाइप ऑफ एंड्रोजन कौन से प्रोड्यूस करता है हम ये भी डिस्कस करेंगे आगे।
तो हम क्या देखते हैं कि कोई प्रोजेस्टेरोन नहीं है, तो कोई फीडबैक नहीं है LH के ऊपर, इसलिए LH बढ़ता गया। तो लैब वैल्यूज़ में हमें LH टू FSH नॉर्मल होनी चाहिए 1:1 और PCOS में हमें मिलेगी 3:1। रीज़न हम जान चुके हैं ऐसा क्यों हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन नहीं है, नेगेटिव फीडबैक नहीं है, LH विल इंक्रीज़। तो ये सिंड्रोम में हमने क्या क्या पढ़ा, सेट ऑफ सिम्टम्स क्या क्या है। एक तो एनोव्यूलेशन, क्योंकि LH सर्ज जो है फॉलिकल्स रप्चर ही नहीं हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होगी। देन ओलिगोमेनोरिया, बहुत टाइम बाद उसको मेंसेस हो रही है, जाके लेट मेंसेस हो रही है। हिर्सुटिज्म एंड हाइपर एंड्रोजेनिज्म, जिसकी वजह से एक्ने वगैरह होते हैं। और सिंड्रोम में क्या क्या देखने को मिल रहा है, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। लैब वैल्यूज़ हमने देख ही लिए हैं, LH टू FSH जो है मोर देन 3:1 रहेगा। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन डिक्रीज मिलेंगे। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का काम है टेस्टोस्टेरोन से बाइंड करना। अब टेस्टोस्टेरोन बाइंड नहीं करेगा तो फ्री रहेगा, ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन फ्री रहेगा तो वो एंड्रोजन्स पेरिफेरली जाके ईस्ट्रोजन एंड्रोजन्स बनाएगा, जिससे हिर्सुटिज्म हो रही है, ठीक है। तो मेन फॉल्ट कहाँ आ रहा है कि फॉलिकल जो है वो स्मॉल रह गए साइज़ में, ग्रो नहीं किए, इस कारण ना ओव्यूलेशन हुई, LH बढ़ा रहा, ठीक है। LH जो है वो स्ट्रोमा में थीका सेल्स को स्टिमुलेट करने लगा, हाइपरट्रॉफी हो गई थीका सेल्स की, ठीक है। तो बहुत सारी जो हैं उसके आगे प्रोसेस हुई कि एंड्रोजन्स रिलीज़ हो रहे हैं, फिर स्ट्रोमा से एंड्रोजन पेरिफेरी में जाके कन्वर्ट हो रहे हैं एस्ट्रोजन में। तो इतना सब कुछ हुआ कि एक ग्रोथ नहीं हो पाई फॉलिकल की ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो PCOS एक ऐसा सिंड्रोम है जिसको हम एक फैक्टर से रिलेट नहीं कर सकते, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो PCOS के लिए लीड करते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल किसी का ख़राब है, कोई स्ट्रेस ज़्यादा लेता है, किसी को जेनेटिकली ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए, तो इट इज़ मल्टीफैक्टोरियल, ठीक है। PCOS के सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, होते हैं, जेनेटिक भी होता है। तो हमने क्या क्या देखा कि जो है एसोशिएट कर रहा है ये ओबेसिटी के साथ, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ, क्योंकि जो हम बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हैं वो कहीं तो जा रहे हैं। हाइपर एंड्रोजनिज्म है, जिसकी वजह से एक्ने, हिर्सुटिज्म, मेल पैटर्न हेयर लॉस, एलिवेटेड सीरम एंड्रोजन्स हैं, ठीक है। और पॉलीसिस्टिक ओवरीज मिल रही है अल्ट्रासाउंड पे। ट्रीटमेंट ऑप्शन इसका यही है कि वेट लॉस करो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लो, या स्पाइरोनोलेक्टोन हो गया। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन तो है ही, ओलिगोमेनोरिया ये और एमेनोरिया। अभी हम जो भी बात कर रहे हैं उनके सबके हमको रीजंस पता हैं कि हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है, इरेगुलर इन मेंसेस, हिर्सुटिज्म, एक्ने, डिस्मेनोरिया, स्कैन पे पॉलीसिस्टिक ओवरी दिख रही हैं। तो क्राइटेरिया क्या है कि किसी पेशेंट को हम बोले कि इसको PCOS है, तो उसके लिए क्राइटेरिया है रोटरडैम्स क्राइटेरिया। रोटरडैम क्राइटेरिया क्या बोलता है कि एक तो ओलिगो एनोवुलेशन, ओलिगोमेनोरिया हो, एनोवुलेशन हो, हाइपर एंड्रोजेनिज्म और PCOS, मोर देन 12 फॉलिकल, रिसेंट अपडेट है मोर देन 20 फॉलिकल, ठीक है। एंड मेजरिंग 2 to 9 mm एंड वॉल्यूम मोर देन 10 ml या 10 cc। तो इनमें से, इन तीनों में से कोई दो चीज़ प्रेजेंट होती है ना, तो हम उसको PCOS बोल देते हैं, ठीक है। मतलब इरेगुलर मेंसेस, हाइपर एंड्रोजेनिज्म के फीचर जैसे हिर्सुटिज्म, एक्ने और PCOS ऑन द स्कैन। पैथोफिजियोलॉजी को अगर हम दोबारा से रिवाइज करें तो डिफेक्टिव एरोमेटाइजेशन है ओवरी में, ईस्ट्राडायोल की कमी हो रही है, ठीक है। और पेरिफेरी में E1 ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है एंड्रोजन्स के कारण, ठीक है। LH का काम है ये सारा। थीका सेल्स की हाइपरट्रॉफी हो रही है, ये भी LH का काम है, एंड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं और वही एंड्रोजन जाके पेरिफेरी में एरोमेटाइजेशन होकर E1 ज़्यादा बना रहे हैं। तो बेसिकली E2 की कमी हो रही है ईस्ट्राडायोल की और E1 बढ़ रहा है। ईस्ट्रोन बढ़ने के कारण जो जिसको हम E1 बोल रहे हैं वो FSH को कम कर रहा है, इसलिए कोई डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बन पा रहा, तो एनोवुलेशन हो रही है। तो ये था हमारी समरी, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा। तो हमें पेशेंट को अब ट्रीट करना है मेनली 3 कारणों के लिए, कि एक तो उसका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, दूसरा हिर्सुटिज्म हो रहा है, तीसरा साइकिल्स इरेगुलर हैं। तो सबसे पहले ओव्यूलेशन का देखते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होगा तो वो इनफर्टाइल हो जाएगी ना पेशेंट, तो हमें ओव्यूलेशन कैसे करानी है वो देखेंगे। ओव्यूलेशन के लिए हमें क्या करना है कि लेट्रोजोल देना है, जिसकी वजह से एरोमेटाइजेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। एरोमेटाइजेशन डिक्रीज़ हो जाएगी तो ईस्ट्रोन कम बनेगा। सेकंड, क्लोमिफेन सिट्रेट,
टैमोक्सिफेन दे सकते हैं, मेटफॉर्मिन, इंजेक्टेबल्स में गोनाडोट्रोफिन्स जैसे कि यूरिनरी रिकॉम्बिनेंट आते हैं, और रिकॉम्बिनेंट जीएनआरएच दे सकते हैं, अगोनिस्ट एज वेल एज एंटागोनिस्ट। जो ये टू सेल टू गोनाडोट्रोपिन थ्योरी होती है, उसकी वजह से हमने क्या देखा है कि एलएच थीका सेल्स में एंड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, एंड्रोजन जो हैं वो जाके एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो रहे हैं इन द ग्रेन्युलोजर सेल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। ठीक है, ओवरी में एस्ट्राडायोल प्रोडक्शन हो रही है E2, पेरिफेरी में एस्ट्रोन बन रहा है E1। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। उसके बाद अभी क्या हो रहा है कि एलएच ज़्यादा हो गए हैं, थीका सेल हाइपरट्रॉफी कर रहे हैं पीसीओएस में, एंड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। एंड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण वो पेरिफेरी में जाके एस्ट्रोन भी ज़्यादा बना रहे हैं। एस्ट्रोन ज़्यादा होने के कारण एफएसएच कम हो रहा है, जिसकी वजह से कोई डोमिनेंट फॉलिकल निकल के नहीं आ रहा, और एंड्रोजन्स बढ़ने के कारण एस्ट्राडायोल E2 जो ओवरी में बनना चाहिए वो कम बन रहा है, जबकि पेरिफेरी में जाके कन्वर्जन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हम लेट्रोजोल देते हैं ताकि पेरिफेरल एरोमेटाइजेशन प्रिवेंट हो। दूसरा क्लोमिफेन सिट्रेट है, इसको भी हम 2nd to 6th डे पे देते हैं। इसका काम होता है एफएसएच को बढ़ाना। कैसे कि हाइपोथैलेमस में जाके एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। नेगेटिव फीडबैक स्टॉप होने के कारण हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और एफएसएच को रिलीज़ कराता है। तो एक डोमिनेंट फॉलिकल निकल के आएगा तो वो ओव्यूलेट भी करेगा और आगे पूरी नॉर्मल साइकिल चलेगी। ये हमने देख लिया इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट। अब हमें देखना है कि साइकिल्स को रेगुलर कैसे करें, तो उसके लिए कंबाइंड ओरल पिल्स आती हैं जिसकी वजह से आर्टिफिशियल साइकिल चलती है। ठीक है, पूरी 28 डेज़ की कंबाइंड ओरल पिल्स होती हैं। या हम प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेन तो प्रॉब्लम हो रही थी ना कि प्रोजेस्टेरोन नहीं रिलीज़ हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं बन रहा है क्योंकि रप्चर ही नहीं हुआ फॉलिकल। ठीक है, तो हम प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट दे सकते हैं लास्ट 5 डेज़ में, मतलब 20th डे से 24th डे तक हम 5 दिन प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट दे सकते हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आर्टिफिशियली प्रोजेस्टेरोन देंगे और फिर एकदम से स्टॉप करेंगे तो विड्रॉल से ब्लीडिंग होने लगेगी। ठीक है, तो पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। थर्ड है हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म हो रहा था एंड्रोजन्स के कारण। एंड्रोजन इसलिए हम इसमें क्या देंगे, एंटी एंड्रोजन्स जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन, फिनास्टेराइड, फ्लूटामाइड या सिप्रोटिरोन एसीटेट। मेनली सिप्रोटिरोन एसीटेट यूज़ होता है। तो ये तो बात हो गई। बाकी नॉर्मल ओवरी ऐसी दिखती है और पीसीओएस की ऐसे दिखती है जिसमें चेन ऑफ पर्ल, मतलब बहुत सारे स्मॉल फॉलिकल्स दिख रहे हैं। इसमें नॉर्मल ओवरी में आपको डोमिनेंट फॉलिकल दिखेगा कि एक फॉलिकल बड़ा होता दिख रहा है, बट इसमें तो कोई बड़ा ही नहीं हो रहा, सब छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं पीसीओएस में। अब हमने सब करके देख लिया भाई, लेकिन ये तो पीसीओएस ट्रीट नहीं हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी तो गई नहीं, तो हम लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग कर सकते हैं। हमें याद है एलएच बढ़ रहा था, स्ट्रोमा पे एक्ट कर रहा था, एंड्रोजन्स बना रहा था, स्ट्रोमा को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो ये सब हुआ कि क्या क्या मेथड से हम पीसीओएस ट्रीट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल नहीं भूलना कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ मस्ट, हेल्दी ईटिंग, फिजिकल एक्टिविटी और 5 to 10% वेट लॉस से भी पीसीओएस को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। तो रिमेंबर दैट। ठीक है, तो घबराने का नहीं कि पेशेंट को पीसीएस हो गया अब क्या करें, सर पकड़ के बैठ गए। आप अपने गायनी को दिखाएं, ठीक है, पूरा एडवाइस लें। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।